आ गया एक नए वीडियो पर। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस के लेकर इम्पोर्टेंट जीके और जीएस। मैं बता दूं आप लोगों के लिए, मैं जीके और जीएस हर रोज वीडियो बना रहा हूं। और जीके जीएस का ही वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं, मैं बार बार बता रहा हूं कि आपके 70% एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो जीके जीएस के रहेंगे। 30% ही क्वेश्चन जो है हिंदी से रहेंगे, मैथ्स से रहेंगे, इंग्लिश से रहेंगे, जिससे भी रहे। लेकिन 70% जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो जीके और जीएस के क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक भी जीके और जीएस आपका गलती नहीं हो, तो आप लोग को पूरा वीडियो वॉच करके ही जाना होगा। अगर पूरा वीडियो आप वॉच करते हैं, हर रोज मेरा वीडियो आप देख रहे हैं, तो मैं निश्चित कहता हूं कि आप एग्जाम में उतना बेहतर करोगे जितना बेहतर आपने सोचा ही नहीं था। अगर आप चाहते हैं कि वाकई में जो भी क्वेश्चन 100 क्वेश्चन में अगर 70 क्वेश्चन जीके और जीएस आ रहा है, तो 70 में 70 आपसे बनना चाहिए। तो होगा कैसे, जब आप पूरा वीडियो देख के जाएंगे। बीच में स्किप बिल्कुल नहीं करना है, पूरा वीडियो वॉच करिए, बिल्कुल आप बेहतरीन करने वाले हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन है ये, देखिए, किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल जाने जाते हैं। और ये पूछा गया है बिहार फॉरेस्ट एसोसिएशन में 2020 में फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा क्या गया है, किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल जाने जाते हैं। पहला है जैव विकास, दूसरा है आनुवंशिकी, तीसरा है शरीर क्रिया विज्ञान और चौथा है सांख्यिकी। देखिए ग्रेगर जो मेंडल जो है वो आनुवंशिकी के जनक हैं। किसके जनक हैं? आनुवंशिकी के। तो याद रख लेना है कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो है वो प्रसिद्ध हैं आनुवंशिकी के पिता के लिए, और उन्होंने आनुवंशिकी पे काम किया है, इस बात को याद रख लीजिएगा। और ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता भी कहा जाता है। किसका पिता? आनुवंशिकी का पिता। और एक बात और याद रख लीजिएगा कि ग्रेगर जॉन मेंडल किस पौधे पे काम किए थे, किस पेड़ पे काम किए थे, पूछ देता है क्वेश्चन। तो याद रख लीजिएगा मटर के पौधे पर उन्होंने काम किए थे। किस पौधे पे? मटर के पौधे पे काम किए थे ग्रेगर जॉन मेंडल। और ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं, तो याद रख लीजिएगा आनुवंशिकी के जनक में बहुत ज़्यादा काम किए हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, इसीलिए ये बहुत प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आलू का कंद एक रूपांतरित है डॉट डॉट, मूल के रूपांतरण है कि पत्ती के रूपांतरण है कि तना के रूपांतरण है कि फूल के रूपांतरण है। तो मैं इसका राइट आंसर बता दूं कि तना का रूपांतरण है। आलू जो है, आलू का कंद जो है वो तना का रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है? तना का रूपांतरण है, याद रख लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। वर्गीकी के आधारित इकाई क्या होता है? गण होता है कि जाति होता है कि कुल होता है कि वंश होता है। तो मैं बता दूं कि वर्गीकी के पर आधारित जो होता है वो जाति होता है। जाति के बाद आता है वंश, उसके बाद गण, कुल, जाति, वंश, कुल, गण, ऐसे सब आता है। तो आप लोग को याद रख लेना है कि वर्गीकी की आधारित इकाई कौन है? जाति है। इस बात को याद रखिए। जाति के बाद वंश आते हैं, वंश के बाद आते हैं क्या? कुल, कुल के बाद कौन आते हैं? गण, ऐसे आता है। इस बात को याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि रक्त का हृदय की ओर। देखिए रक्त का हृदय की ओर मैं बता दूं कि देखिए शरीर से मतलब हृदय की जो ऊतक होता है ना, ऊतक से मतलब ऊतक से रक्त जो है कहाँ जा रहा है? हृदय तक जा रहा है, हृदय तक जा रहा है। तो इसमें कौन से रक्त जाते हैं? तो CO2 जाता है। और CO2 रक्त को लेकर जाता है कौन सा? सीरा लेकर जाता है, जिसको बोला जाता है महासीरा। क्या बोला जाता है? महासीरा। सीरा जो होता है ऊतक से लेकर हृदय तक CO2 रक्त, CO2 वाला रक्त लेकर जाता है। तो वही क्वेश्चन पूछा है। देखिए रक्त का हृदय तक जा रहा है, हृदय से आ नहीं रहा है, रक्त हृदय की ओर। और विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से कौन से रक्त वाहिका में होता है? पहला है सीरा में है कि धमनी में है कि कोशिका में है कि सभी में है। तो देखिए ये हृदय का रक्त में जो जाता है वो लेके जाता है कौन सा? सीरा। अगर पूछा रहता कि हृदय से रक्त जो आता तो वो होता धमनी, लेकिन धमनी नहीं होगा इसमें। इसका राइट आंसर क्या होगा? सीरा होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि द्विबीजपत्री पादप का पर्ण होता है क्या? पृष्ठधारी, पार्श्वीय, सल्कवेट और समद्विपार्श्वीय। तो इसका राइट आंसर मैं बता दूं पृष्ठधारीय होता है। द्विबीजपत्री पादप का पर्ण कैसा होता है? पृष्ठधारीय होता है। क्या होता है? पृष्ठधारीय। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहा जाता है। देखिए उत्पादक जैसे हो गया क्या? पेड़। पेड़ क्या करते हैं? भोजन का उत्पादन करते हैं। इसको खा ली कौन? हिरण खा ली। और हिरण को कौन खा लिया? बाघ खा लिया।
ऐसे भोजन का स्थानांतरण होता है, इसको बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। क्या बोलते हैं? खाद्य श्रृंखला बोला जाता है। मतलब क्या, भोजन बना और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा रहा है। देखिए, पेड़ ने बनाया भोजन और पेड़ जो है प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाया, और इस पेड़ को कौन खा गई? हिरन खा गई, और हिरन को कौन खा गया? बाघ खा गया। इसको बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। तो यहाँ पे दे रखा है कि उत्पादक, उत्पादक मतलब पेड़ पौधे होगा, और खाने के क्रम जैसे हिरन हो गई, बाघ हो गया, ये सब स्थानांतरित हो रहा है, तो इसे क्या कहते हैं? पहला है खाद्य श्रृंखला, दूसरा है ऊर्जा श्रृंखला, जैव श्रृंखला, उत्पादक श्रृंखला। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है खाद्य श्रृंखला। मतलब क्या, भोजन का स्थानांतरण हो रहा है, इस बात को याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है। और जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं सब देखिए बिहार पुलिस में पूछे गए हैं 2019 में, याद रख लीजिएगा। आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? पहला है न्यूरॉन, दूसरा है म्यूटॉन, तीसरा है एक्सॉन और चौथा है जीन। तो मैं बता दूं कि आनुवंशिकता के लिए सबसे छोटी इकाई कौन है? वो जीन होता है, जो कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण को ले जाने का काम करता है। वो कौन होता है? जीन होता है। तो आनुवंशिकी के लिए सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो आनुवंशिकी के लिए सबसे छोटी इकाई जीन है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन, ये भी देखिए बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है। मैं जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूं ये सब कहीं ना कहीं पूछा गया है, और सबसे ज्यादा मैं बिहार पुलिस का ही क्वेश्चन लेके आ रहा हूं ताकि आप समझे और जाने कि कैसे क्वेश्चन आ रहा है और क्या पढ़ के हमें जाना चाहिए कि एग्जाम में आप 70 में 70, देखिए 100 क्वेश्चन आएगा जिसमें से 70 जीके जीएस आ रहा है, तो 70 में 70 हम बना के आए। तो उसके लिए क्या करना होंगे, प्रॉपर मैं जितना भी वीडियो रोज रोज डाल रहा हूं वो डेली उस वीडियो को देखना होगा, फिर आप बेहतर से बेहतर करेंगे, आप उतना बेहतर रिजल्ट लाएंगे जितना आपने सोचा ही नहीं था। देखिए अगला क्या है, विऑक्सीजनित रुधिर शरीर में किस में आता है? तो मैं आप लोग को बता दूं कि विऑक्सीजनित का मतलब होता है जिसमें CO2 रहता है, और ऑक्सीजनित रक्त माने O2 रहता है। तो ये हमसे पूछा क्या है? विऑक्सीजनित पूछा है जिसमें CO2 रहेगा। तो देखिए हृदय में टोटल 4 कोष्ठक होते हैं। कितने कोष्ठक होता है? मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। तो इधर वाला में CO2 आता है, और CO2 आके इसमें रुक जाता है, और इसमें आता है O2। क्या आता है? O2। तो देखिए इसको बोलते हैं दायां अलिंद, ऊपर वाला को बोलते हैं दायां अलिंद। क्या बोलते हैं? दायां अलिंद बोलते हैं। और इसको बोलते हैं दायां निलय। क्या बोलते हैं? दायां निलय। तो देखिए किस में आके रुक रहा है ब्लड? किस में? CO2 वाला दायां निलय में। किस में? दायां निलय में आके क्या कर रहा है? रक्त रोक रहा है। तो वही तो पूछ रहा है कि विऑक्सीजनित रुधिर शरीर में किस में आता है? पहला है बायां निलय, दूसरा है बायां अलिंद, दायां निलय, दायां अलिंद। तो मैं अभी बताया था कि दायां अलिंद में जो है विऑक्सीजनित रक्त आके रुकता है। वही ऑक्सीजनित पूछता तो मैंने आप लोगों को बताया है कि बायां साइड जो है इसमें O2 आता है और फिर इसमें आकर रुकता है। तो इसको बोलते हैं बायां अलिंद, बायां निलय इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायां निलय। तो अगर ऑक्सीजनित पूछेगा तो बायां निलय हो जाएगा, अभी ऑक्सीजनित पूछेगा तो दायां निलय हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है कि ये प्रारंभिक खाद्य नहीं है, सब्जी, फल, अनाज, दुग्ध। तो देखिए ये प्राथमिक नहीं है, ये प्राथमिक नहीं है क्योंकि दूध जो है वो गाय से निकलता है, ये प्राथमिक नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि टीका रोग किससे संबंधित है? बाजरा से है कि मूंगफली से है कि मक्का से है कि गन्ना से है? तो इसका राइट आंसर जो है वो मूंगफली से संबंधित है। टीका रोग किससे संबंधित है? मक्का से। टीका रोग किस में होता है? मूंगफली में होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल किसका विटामिन का नाम है? विटामिन ए का नाम है कि विटामिन बी का नाम है कि विटामिन डी का नाम है कि विटामिन सी का नाम है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो है वो विटामिन सी को कहा जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल किसे कहा जाता है? विटामिन सी को। और इसकी अगर कमी हो जाए ना तो इसके कमी से एक रोग होता है स्कर्वी। और स्कर्वी रोग जो है, स्कर्वी रोग का मतलब होता है मसूड़ों से क्या आना? रक्त का आना, खून का आना। मसूड़ों से अगर खून आ रहा है तो समझिए स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी कारण है। और विटामिन सी का ही नाम, दूसरा नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। इसको रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन ए को क्या बोल जाता है? रेटिनॉल। और बी तो कई प्रकार के होते हैं, B1 होता है, B2 होता है, B6 होता है, B12 होता है, तो उसके बारे में मैं सबका नाम जिक्र नहीं करूंगा। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है, ये बता देता हूँ। डी के कारण मैं आप लोगों को बता देता हूँ रिकेट्स बीमारी होता है, जो हमारी हड्डियाँ कैसी हो जाती है? कमजोर हो जाती है।
और विटामिन सी को ही एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है, इसकी कमी से एस्कॉर्बी रोग होता है। विटामिन सी किस में मिलेगा इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए विटामिन सी जो मिलता है खट्टे पदार्थ में, जैसे में आप इमली खाते हो, जैसे में आप अचार खाते हो, जैसे में आप नींबू खाते हो, ये सब में आप लोग खट्टे फल खाते हो, उसमें विटामिन सी मिलते हैं। क्या मिलता है? विटामिन सी मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जाइलम का कार्य क्या है। देखिए मैं आप लोगों को जाइलम का कार्य बताऊं उसके पहले बता देता हूं, जाइलम और इसी के साथ होता है एगो फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों का कार्य मैं बता देता हूं। तो जाइलम का कार्य ये रहता है कि जड़ से, कहाँ से? जड़ से जल को ले लेगा। किसको ले लेगा? जल, और पत्ती तक पहुंचाता है। कहाँ तक? पत्ती तक। तो जल का संवहन करने का काम तो कौन करता है? जाइलम करता है। और जैसे ही जल जाएगा तो भोजन तैयार होगा, और उस भोजन को हर एक पत्ती तक पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। तो आप समझ गए होंगे कि जाइलम का काम है कि जड़ से जल को लेकर पत्ती तक पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम करता है। और फ्लोएम का काम क्या है कि जो भी भोजन बन गया है तो भोजन का स्थानांतरण एक जगह से दूसरे जगह, एक पत्तियों से दूसरे पत्तियों में फ्लोएम जो है भोजन का स्थानांतरण करता है, और जाइलम क्या करता है? जड़ द्वारा जल को पत्तियों तक पहुंचाता है। इस बात को याद रखिएगा। तो इसमें देखिए क्या ऑप्शन था, खाद्य उत्पाद का संवहन, जल संवहन, गैस संवहन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होता? जल संवहन होता। बी नंबर बिल्कुल सही होता। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मध्य कण में इनमें से कौन सा हड्डी नहीं पाई जाती है। तो देखिए मध्य कण में मैं बता दूं, कोई भी कण है, हम लोग कान है, कण मतलब होता है कान, तो हम लोग कान में 3 हड्डी पाई जाती है, मैलियस, स्टेपिज और इग्नस। तो ये नहीं पाई जाती है। तो कौन सी हड्डी नहीं होती है? हेमेट नहीं होती है, इग्नस होता है, मैलियस होता है, स्टेपिज होता है, और हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी ही स्टेपिज होता है, याद रख लीजिएगा। और सबसे बड़ी हड्डी फीमर होता है, ये भी हम लोग को बता दें आप लोगों को। इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? पालक, चीज, मक्खन, मछली। तो मैं बता दूं कि पालक खाते हैं तो हम उससे आप लोग कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, याद रख लीजिएगा। पालक से कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट किस में मिलता है मैं बता देता हूँ इसके साथ साथ। चावल खाते हैं ना आप लोग, चावल खाते हैं, मक्का खाते हैं, आटा खाते हैं ना, गेहूँ, इसमें भी क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। बाकी सब में भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है लेकिन कम मात्रा में मिलता है। अगला है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा तत्व है? कार्बन है, ऑक्सीजन है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन है। तो मैं बता दूं कि मानव शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन रहता है, लेकिन वही वायुमंडल पूछता कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व है, तो होता वायुमंडल आपसे पूछता तो आप लोग को याद रखना है नाइट्रोजन। कितना परसेंट? तो आप लोग को याद रखना है वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है कितना परसेंट है? 78% है। अगला देखिए क्या है, अगला है कि निम्न में से अंकुरण के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती? अंकुरण जब बीज होता है ना तो उस समय जल की आवश्यकता होती है, हवा की भी आवश्यकता होती है, ताप के भी, प्रकाश का नहीं होता, इसीलिए प्रकाश क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला है कि लार्वा का कुछ परिवर्तन के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वृद्धि कहलाती है, कल्याणतरी भी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मैं बता दूं आप लोगों को कि लार्वा का कुछ परिवर्तन के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया वृद्धि भी कहलाती है, कायांतर भी। मतलब ए और बी बिल्कुल क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अमरबेल किसका उदाहरण है? स्वपोषक का, परपोषक का, परजीवी का, इनमें से कोई नहीं। तो जो अमरबेल होता है ना वो परजीवी का उदाहरण होता है। किसका? परजीवी का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन, वसीय पदार्थ ज्यादा खाने से क्या होता है? कमजोरी होती है, मोटापा होता है, वजन में कमी, इनमें सभी। तो मैं बता दूं कि वसीय पदार्थ खाने से ज़्यादातर हमें क्या होती है? मोटापा आता है, जिसको नहीं बोलता है लोग कि ये मोटापा गुद्दा बढ़ गया है। इस बात को याद रखिएगा। और जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये सब बिहार पुलिस में पूछे गए हैं। सब में आप लोगों ने देखा ही होगा कि सब में लगाया गया लोगों कि ये सब वो क्वेश्चन ही बिहार पुलिस में पूछे गए थे। देखिए ये भी क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया है। इसके पहले भी मैं बताया था 2017 में पूछा गया था। ये भी क्वेश्चन देखिए 2017 में पूछा गया था। मतलब जितने भी क्वेश्चन मैं बताया हूँ ये सब के सब पूछे गए हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।